सामरिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो लद्दाख एक विशेष परिस्थिति रखता है। 2019 में लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया और अभी हाल ही में लद्दाख काफ़ी चर्चा में भी है। तो आइए आज के इस सेशन में हम लद्दाख को लेकर के डिटेल से समझते हैं। कई सारे मुद्दों पे बात करेंगे। पहले तो एक बार इसका राजनीतिक मानचित्रण देखेंगे। अभी हाल ही में एक अपडेट भी है। टोटल 7 जिले हो चुके हैं लद्दाख के और कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन मुद्दों पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह भी लगता है। आप सभी जानते हैं लंबे समय से लद्दाख में एक आंदोलन भी चल रहा था। इस बीच में एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी 7 जिले जो बनाए गए हैं, पहले तो 2 जिले थे आपके कारगिल और लेह, उनको जो है विभाजित करके 7 जिले बना दिए गए। लेकिन अभी भी उनके विभाजन के बाद भी यदि आप ये मानचित्र देखेंगे, मैं एक मानचित्र आपको दिखाता हूँ। ये रीजन देखिए, ये वाला रीजन, ये कारगिल वाला रीजन था और ये लेह वाला रीजन था। कारगिल वाले में 2 जिले आपके नए बने और लेह वाले में टोटल 5 जिले बन गए। लेकिन अभी भी अस्काई चिन और पीओके को लेकर के ये दोनों जिले के रूप में नहीं है। एक प्रश्न चिन्ह ये भी उठता है कि पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन भारत का अभिन्न हिस्सा है। हम हमेशा मानते हैं पीओके पर एक अवैध कब्जा पाकिस्तान का है और अस्काई चिन पर एक अवैध कब्जा चाइना का है। तो अस्काई चिन भी एक जिला हो सकता है और ये गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र जो है ये भी एक जिला हो सकता है। तो इस तरीके से देखें तो टोटल 9 जिले होने चाहिए, लेकिन 7 जिले ही क्यों? क्या अस्काई चिन और गिलगिट बाल्टिस्तान इन्हीं किसी जिलों का हिस्सा है? इन सब मुद्दों पर एक बार विस्तार से बात करने वाले हैं। लद्दाख रीजन की संस्कृति कल्चर पे बात करेंगे, सामरिक स्थिति पे बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे लद्दाख के राजनीतिक मानचित्रण से, ठीक है। और जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं लद्दाख के बाद फिर जम्मू कश्मीर में आऊँगा और जम्मू कश्मीर के बाद फिर जो ज़्यादा इस समय चर्चा में होंगे उन मुद्दों को लेते हुए चलेंगे। इससे पहले आप सभी जानते हैं हमने पश्चिम बंगाल को देखा, पश्चिम बंगाल के अलावा हमने उत्तर प्रदेश को देखा, हमने बिहार को देखा और हमने उत्तराखंड को देखा। कई सारे हमने जिलों के राजनीतिक मानचित्रण किए हैं। तो अब क्रम से ये सिलसिला अब लद्दाख तक पहुंच गया हमारा। लद्दाख रीजन में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए लद्दाख रीजन में अभी 2 जिले थे और 2 बढ़ा करके कितने कर दिए गए हैं? 7 जिले, ठीक है। 5 9 जो नवगठित जिले हैं वो कौन कौन से हैं? मैं जनरली नाम ले रहा हूँ, आप लोग एक बार मैप में चीज़ों को देख लीजिएगा। मैप अपडेट भी हो गया, अद्यतन भी हो गया। यहाँ पे आप मैप में देखिएगा, एक तो नुब्रा जिला नया बना है, साम जिला बना है, चांगथांग जिला बना है, जास्कर बना है, द्रास बना है। यहाँ पे देखिए ये आपका जो है चांगथांग जिला है, ये वाला। अस्काई चिन से लगा हुआ जिला जो है चांगथांग जिला है और चांगथांग जिला का हिस्सा अस्काई चिन नहीं है। ये ऑफिशियल मैप के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर चाइना का अवैध कब्जा है इस पूरे क्षेत्र पे। अस्काई चिन की ब्रेस जो ये है आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे हमारा प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, लेकिन ये पूरा रीजन जो आप देख पा रहे हैं पूरा भारत का अभिन्न हिस्सा है। ये जम्मू कश्मीर का रियल मैप है, ठीक है। इसी मैप को एक्चुअल में हम इस मैप को इस तरीके से दिखाते हैं। ये वाला देखिए पहले आप मैप, ये देखिए पूरा लद्दाख रीजन है। यहाँ पे देख रहे हैं एक राफेल जहाज की तरह आपको दिख रहा होगा लद्दाख पूरा का पूरा, ऊपर वाला रीजन। इसमें गिलगिट बाल्टिस्तान भी आता है और अस्काई चिन का रीजन भी आता है। यहाँ पर देखिए ये पूरा रीजन, इसका भी कुछ क्षेत्र ये पीओके का क्षेत्र है, पाक अधिकृत कश्मीर है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में हम पूरा रीजन दिखाते हैं और ये पूरा रीजन लद्दाख का लद्दाख में दिखाते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं उस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। तो 7 जिलों को लेकर के थोड़ा सा एक बार डिस्कशन पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर आगे एक एक करके देखेंगे। टोटल आप लिख लीजिए जिले कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए कारगिल है, कारगिल पे 2 जिले बनाए गए हैं, एक द्रास है, दूसरा जास्कर है। द्रास रीजन है, जास्कर रीजन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये लेह रीजन है, ये लेह जिला है। ये जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं ये पूरा कारगिल जिला था, जिसमें 2 जिले बन गए, द्रास और जास्कर। और ये जितना भी आप डार्क ब्लैक कलर से देख रहे हैं ये आपका जो है यहाँ पर लेह जिला था। इस पे टोटल बन गए 5 जिले। साम, यहाँ पे देखिए ये साम है। ऊपर देखिए नुब्रा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे नुब्रा नदी घाटी है। यहीं पर आपका सियाचिन वाला रीजन है, सियाचिन ग्लेशियर है, नुब्रा नदी से होकर सियाचिन ग्लेशियर जाते हैं। नीचे आप देखेंगे ये चांगथांग वाला रीजन है, ये आपका स्काई चिन से लगता है। और इसके अलावा लेह क्या अभी भी जिला है?
हाँ, लेह भी आपका जिला है, लेह को अलग नहीं किया गया, हटाया नहीं गया आपका, ठीक है। तो नुब्रा, साम, लेह, चांगथांग, ठीक है, द्रास, जास्कर, कारगिल, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका इससे इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेह, कारगिल, ये पहले जिले थे, अभी भी जिले हैं, लेकिन कारगिल में 2 नए जिले और बने, द्रास और जास्कर। लेह वाले क्षेत्र में 3 नए और जिले, हाँ 3 नए और जिले बने, लेह, साम, नुब्रा और चांगथांग। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। ये तो अभी लेटेस्ट अपडेट है, पूरा मानचित्रण है, नए तरीके से चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जब नए जिलों का गठन कैसे होता है, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि भारत में यदि कोई नया जिला बनाना हो, इसको लेकर क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस है। अभी आप देख रहे हैं हर जगह नए जिले की मांग चलती रहती है। उत्तर प्रदेश में 76वें जिले की डिमांड है, और अमूमन आप स्टेट में देखेंगे नए जिले बनते रहते हैं, प्लस होते रहते हैं। तो इसका कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा, कोई ना कोई प्रक्रिया होगा, है ना। अब चूंकि ये पूरा केंद्र शासित प्रदेश था, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं, यूटी, है ना। और केंद्र शासित प्रदेश में एक्चुअल में यदि देखें सेंट्रल गवर्नमेंट का और गृह मंत्रालय के द्वारा डायरेक्टली यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। जो होम मिनिस्ट्री होती है वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है, यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन को। तो उपराज्यपाल महोदय यहाँ पे विनय कुमार सक्सेना संभवतः अभी उपराज्यपाल हैं इस समय, ठीक है। जो भी है अपडेटेड होते रहते हैं, मुझे जहाँ तक जानकारी है विनय कुमार सक्सेना थे, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए बोला था, निर्देश दिया था, और समिति एक बनाई गई थी, पूरी एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने लद्दाख में नए जिलों के निर्माण को लेकर के पूरा एक अंतरिम प्रस्ताव दिया था केंद्रीय गृह मंत्रालय को, और उसके लिए आगे चीज़ें हुई थी। अब आप सभी जानते हैं वर्ष 2019 में आर्टिकल 370 इस पूरे रीजन से हटा, विशेष राज्य की परिस्थिति से क्षेत्र हट गया, इसको यूटी का दर्जा दिया गया, और पूरी तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में पूरा क्षेत्र आ गया। क्यों लद्दाख में नए जिलों के गठन की आवश्यकता पड़ी, उसके पीछे का कारण है, ये पूरा का पूरा रीजन अत्यंत दुर्गम है। यहाँ पे आईटीबीपी के द्वारा अपनी बॉर्डर गार्ड किया जाता है, जो चाइना के साथ बॉर्डर लगती है, और बीएसएफ भी यहाँ पे, इंडियन आर्मी भी है। तो बहुत जटिल परिस्थितियों में यहाँ पर रहते हैं, और जिला प्रशासन को जमीनी स्तर तक पहुँचने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। 2 ही जिले थे, कारगिल और लेह, तो पूरे हर क्षेत्र तक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कठिन हो रहा था। तो अब जिलों के गठन के बाद केंद्र सरकार ने लद्दाख का प्रशासन, अब सभी जितनी भी गवर्नमेंट की, दिखे ऐसा नहीं यहाँ पे बहुत बड़ी जनसंख्या हर जगह पे रह रही है, लेकिन जनसंख्या का बिखराव तो है, आबादी तो रही रही है, कहीं ना कहीं पे लोग अपना, जो लोगों का एरिया है, स्थान, देखो अपना घर कोई नहीं छोड़ता है, चाहे कैसी भी जगह हो, कितना भी दुर्गम हो, कितना भी जटिल हो। आप कभी पहाड़ों में जाएंगे, वहाँ बड़ा सरप्राइज हो जाएंगे, लोग बड़े चाव के साथ वहाँ पर रहते हैं, अपना कल्चर संस्कृति जीते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हर जगह लोग रह रहे हैं। तो अब नए जिले बनने से एक तो सबसे पहले प्रशासनिक कठिनाइयाँ कम हो जाती हैं, आपकी आसानी से पहुँच इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। जितनी भी लद्दाख को लेकर के डेवलपमेंट स्कीम योजनाएं चल रही हैं, वो सारी अब आने वाले समय पे लद्दाख के हर जिले तक पहुँच पाएंगी। और आप सभी जानते हैं जब से ये पूरा यूटी बना है, और जम्मू कश्मीर आपका ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे विधानसभा, ये दोनों ही यूटी हैं, तो कई सारे विशेष पैकेज की घोषणा भी की जा चुकी है। यहाँ पर लगभग 80,000 करोड़ रुपया, यहाँ पर लगभग 63 बड़ी परियोजनाओं का पैकेज यहाँ पे दिया गया है, जिनमें से कई सारी परियोजनाएं केवल लद्दाख केंद्रित परियोजनाएं हैं। तो पहला काम क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन से विकेंद्रीकरण होगा, विकेंद्रीकरण से योजनाएं सब तक पहुंचेंगी, पहली चीज ये। अब मैंने आपको बताया कि केंद्र शासित प्रदेश यदि कोई भी होगा, उसमें नए जिले का गठन कैसे किया जाता है। इसमें बहुत सिंपल सी परिस्थितियां हैं। देखिए, सामान्य किसी राज्य में करना है, वहाँ की स्थिति अलग है, वहाँ पे नए जिला गठन के लिए विधानसभा बैठी हुई है, विधानसभा के द्वारा प्रपोजल लाया जाता है, और फिर जाके वहाँ पे नया जिला बन जाता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय सरकार या नए जिले के निर्माण को लेकर के क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कुछ आधार होते हैं, बेस होते हैं। नए जिला ऐसे ही नहीं बनाया जाता। नए जिले के लिए सबसे पहले जनसंख्या की स्थिति क्या है, वहाँ पर प्रशासनिक सुविधा कैसी है, भौगोलिक विशेषताएं कैसी हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिन आधार पर नए जिले का प्रपोजल आता है। और आप एक चीज़ समझिए, कहीं पर नया जिला बनाने का मतलब है पूरा नए तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, ठीक है। नया हमें प्रशासनिक ढांचा बनाना पड़ता है। आप देखिए, एक जिले में सिविल एरिया होता है, सिविल लाइंस एरिया होता है, जहां पर कलेक्ट्रेट से लेकर के सारे आला अधिकारियों के ऑफिसेज होते हैं।
फिर जिले का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे बैठता है। तो जब भी नया जिला बनाना होता है उसके लिए स्थानीय प्रतिनिधियों से परामर्श लेना होता है, अधिकारी, जनता, बहुत सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे चर्चा की जाती है, और केंद्र सरकार सहित प्रशासन में यदि कोई भी नया जिला बनाने के उद्देश्य से प्रॉपर एक घोषणा की जाती है, एक अधिसूचना जारी की जाती है, फिर नए जिले की सीमाएं तय की जाती हैं जिसको हम परिसीमन कहते हैं, सीमांकन भी किया जाता है। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के पास भेजा जाता है, और जब गृह मंत्रालय इसको जो है एक बार जो है स्वीकार कर लेता है तो फिर भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी की जाती है और औपचारिक रूप से नए जिले का निर्माण कर दिया जाता है। आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है, बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाता है, नया जिला कार्यात्मक हो जाता है। इस तरीके से पूरा नया जिला बनता है। ये आप सभी को दिमाग में बैठा के रखिएगा। अब भारत में जो अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पर नया जिला कैसे बनता है? यहाँ पे बहुत सिंपल सा मामला है। जो भी मौजूदा जिला है, मान लीजिए प्रयागराज है आपका, ठीक है, पहले प्रयागराज बहुत बड़ा होता था, और अभी नया जिला कौन सा बनना है उत्तर प्रदेश में? मैंने आपको बताया था कल्याण सिंह नगर। किससे किससे अलग होके बन रहा है? अलीगढ़ और बुलंदशहर से कुछ तहसीलों को लिया जा रहा है, अतरौली तहसील है, ये सब मैंने आपको बताया था। उनको मिलाकर कल्याण सिंह नगर को लेकर के 76वां जिलों को लेकर बात चल रही है। तो जब कोई जिले का जैसे या तो नाम बदलने की बात भी होती है या जिले को खत्म करके दूसरा नया जिला बनाना है, तो इसको लेकर एक पूरा कार्यकारी आदेश जारी किया जाता है या राज्य विधानसभा से कानून पारित किया जाता है। मतलब स्टेट लेवल पे पावर है राज्य विधानसभा की, या गवर्नमेंट भी कानून आदेश दे सकती है, कैबिनेट आदेश दे सकती है। प्रॉपर उसके लिए राज्य का राजपत्र होता है, गजट होता है, जिसमें उसको जो है प्रॉपर प्रकाशित करना होता है, नोटिफाई करना होता है। ठीक है, जिलों के नाम बदलने में या नए जिलों के निर्माण में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती राज्य लेवल पे। उत्तर प्रदेश में कोई नया जिला बनाना है तो कौन बनाएगा? राज्य सरकार का विषय है वो, केंद्र सरकार वहां पर कोई फैसला नहीं लेती, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। कहीं पे स्टेटमेंट आ जाता है कि भारत में नए जिलों के निर्माण में सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भूमिका है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका है केंद्र शासित प्रदेशों में। बस ये दिमाग में बैठा के रखिएगा। जहां पे भी केंद्र शासित प्रदेश का मुद्दा होगा वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा आपका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे एक स्टेक होल्डर की तरह काम करेगी। ठीक है, ये कुछ हल्की सी बातें हैं और जनरली आपको दिमाग में बैठा। हाँ अच्छा, एक चीज़ और है, थोड़ा सा और मैं डीप में जाता हूँ। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में कई जगह पे आपने देखा रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए, जिले का नाम भी बदले गए, रेलवे स्टेशन का। तो मान लो यदि रेलवे स्टेशन का नाम बदलना है तब फिर गृह मंत्रालय इसमें शामिल होता है, रेलवे मंत्रालय इसमें शामिल होता है। ठीक है, ये फिर राज्य सरकार अनुरोध करती है और फिर इसमें कई सारे मंत्रालय आपके जुड़ते हैं, यहाँ तक कि आईबी वगैरह के पास भी पूरा इनपुट जाता है, कई सारे डाक विभाग के पास भी जाता है कि भैया पिन कोड वगैरह ये सब चीज़ें बदलेंगी, नाम बदलेगा। ठीक है, भारत का भौगोलिक विज्ञान सर्वेक्षण विभाग, रेग मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, जितने भी एजेंसियां, इन सबको मंजूरी, इनसे अप्रूवल लेना पड़ता है जितने स्टेक होल्डर होते हैं, क्योंकि सबको फिर अब उसी डायरेक्शन पे काम करना होता है। और ये एनओसी देते हैं बाकायदा। जैसे एक रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए प्रॉपर एनओसी लेनी पड़ती है कई सारे मंत्रालयों से, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से, खुफिया ब्यूरो से, डाक विभाग से, भारत भौगोलिक विज्ञान सर्वेक्षण से, रेल मंत्रालय से, कई सारे डिपार्टमेंट, कई सारी एजेंसियों से ये प्रॉपर आपका एक एनओसी लेनी पड़ती है, तब जाकर के ये काम होता है। तो लद्दाख के संदर्भ में जैसा मैंने आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसके पास पावर है कि वो काम कर सकते हैं। ठीक है, अब लद्दाख भारत का आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा यदि कोई केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख ही है। केवल 2 जिले थे, लेह और कारगिल। ये पूरा कोल्ड डेजर्ट भी है आपका लद्दाख, शीत मरुस्थल के तौर पे देखते हैं। पूरा विशाल क्षेत्र भी है, दुर्गम भूभाग है, और यहाँ पे जो भी ज़रूरतें इस क्षेत्र की थीं ये 2 जिले पूरा कर पाने में असमर्थ थे अपनी विशालता और दुर्गमता के कारण से। मौजूदा प्रशासन जमीनी स्तर को प्रभावी ढंग से इन चुनौतियों को लागू करने में सक्षम नहीं था। तो नए जिलों का अधिक प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण करना, उन चुनौतियों को कम करना, ये अल्टीमेट पर्पस बन गया इसका। ठीक है, लद्दाख के भू राजनीतिक महत्व और रणनीतिक स्थिति ने विकास प्रयासों को केंद्र बना दिया, जिसका उद्देश्य है नागरिक और सैन्य दोनों को बुनियादी ढांचा बनाना। अब इससे क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोगों को नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे जो सेना रह रही है सीमाई क्षेत्रों में
लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अपनी जो है पकड़ को मजबूत करने में एक बहुत बड़ी यहाँ पर मदद मिलेगी। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। तो टोटल 5 नए जिले कौन से बने हैं? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग, ये आपको दिमाग को बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो है नहीं? क्लियर है। अब थोड़ा सा आते हैं लद्दाख को लेकर के कि एक्चुअल में लद्दाख की सामरी स्थिति क्या है। एक चीज और बता दें, अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से देखें तो भारत में टोटल अभी वर्तमान में लगभग 718 जिले के आसपास हैं। हो सकता है इसकी संख्या और ज़्यादा घट बढ़ जाए, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं भी जिले बन रहे हैं। तेलंगाना में 33 जिले अभी हाल ही में बने थे जब विभाजन हुआ 2014 में। आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बने, दोनों राज्य में 26 जिले, मतलब अभी वो आंध्र प्रदेश में अब 26 जिले हो चुके हैं। तो हर जगह जिले घटते बढ़ते रहते हैं। आप देख लेना, जिलों का भी कई बार डेटा पूछ लेता है कि भारत में कितने जिले हैं, तो जनरली अभी मैं 718 बता रहा हूँ। एक बार एक काम करते हैं, गूगल भी कर लेते हैं, शायद संख्या घट बढ़ गई हो। और आप लोग भी ये मतलब देख, कई बार गांवों की संख्या पूछ लेता है कि भारत में कितने गांव हैं, कितने जिले हैं। अभी 800 जिले दिखा रहा है। आप सोचिए किस रफ्तार से जिले बता रहे। ये गूगल का डेटा है, मैं अभी प्रमाणिक तौर पे नहीं बता रहा हूं आपको, प्रमाणिक तौर पे मैं बताऊंगा इसको। एग्जैक्टली गूगल में दिखा रहा है। और देख लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल में। 800 जिले, कुछ वेबसाइटें हैं जो ऑथेंटिक वेबसाइट का डेटा है, 800 जिलों के आसपास हो चुके हैं। आप 800 अपडेट कर सकते हैं। 718 मैंने बोला था, वो पहले का डेटा था, अभी जिलों की संख्या बढ़ी है। और आप अभी 2-4-10 दिन बाद या अगले महीने सर्च करेंगे, हो सकता है और बढ़ जाए। ठीक है, प्रशासनिक विभाजन, विकेंद्रीकरण अच्छी बात भी है, जितना डिसेंट्रलाइजेशन हो उस तौर पे इसको देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मैंने आपको बताया था टोटल कितने जिले हैं? 20 जिले। कल हमारा डिस्कस हुआ था, 2 संभाग हैं, 20 जिले हैं। जम्मू कश्मीर हम अलग से देख लेंगे। कठुआ संभाग है वहाँ पर, और एक आपका जो है जम्मू संभाग है। दोनों संभागों को नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लद्दाख को लेकर के कि स्काई चीन पर भारत की क्या स्थिति, क्या परिस्थिति है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, स्काई चीन भारत का ही हिस्सा रहा है। ठीक है, और स्काई चीन अभी भी भारत का ही है। लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जिस पे भारत अपना दावा कर रहा है। दावा ही नहीं कर रहा, चाइना इसमें अवैध कब्जा किए बैठा हुआ है, लेकिन वर्तमान में इसका प्रशासन भारत के पास नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं। इसलिए हमने ये 7 जिले तो बनाए हैं। मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट को स्काई चीन का को भी एक जिला घोषित करना चाहिए। चाइना इसमें आपत्ति जताएगा, नो डाउट, लेकिन जब ये भारत का है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्काई चीन को भी तो एक जिला दिखाना चाहिए ना, नहीं दिखाना चाहिए? दिखाना चाहिए। या फिर नहीं भी दिखाए तो इन किसी एक जिले के साथ इस पूरे क्षेत्र को, चांगथांग के साथ पूरा रीजन जोड़ देना चाहिए। एक ये मुद्दा आपका है। ठीक है, भारत लद्दाख के ही एक हिस्से के तौर पे, और इस रीजन को भी भारत के इन्हीं में से किसी एक जिले का हिस्सा बनाना चाहिए, नए जिले के तौर पे घोषित करना चाहिए। पहली बात ये। लेकिन एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तब भी भारत का यहां पर नहीं होगा, ये बात सत्य है। जैसे अभी हम क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर के लिए अपनी विधानसभा सीटें पीओके के लिए छोड़ देते हैं। टोटल जितनी सीटें हैं उन सीटों का जो पीओके में चुनाव होता ही नहीं, विधानसभा सीटें हमने बना रखी हैं। स्काई चीन के लिए भी हमने ऐसे बना रखा, लेकिन जिले के तौर पे उसको हमने नहीं देखा है। ठीक है, ये आपको समझना होगा। स्काई चीन एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद और संवेदनशील मुद्दा है। हम अभी नहीं चाह रहे हैं कि चाइना के साथ किसी तनाव में हम जाएं, लंबे समय से तनाव चल ही रहा है। आधिकारिक मानचित्रों में स्काई चीन को भारत अपना क्षेत्र मानता है, मानता रहेगा। भारतीय प्रशासनिक संस्थाएं यहां पर कार्यरत नहीं है। स्काई चीन को जिला घोषित करना एक बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक कदम के तौर पे देखा जा सकता है। इसके इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी हो सकते हैं और इससे युद्ध जनित परिस्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जम्मू कश्मीर, और यदि इस पूरे क्षेत्र को लेकर हम इतना सोचते हैं, और आप हमेशा देखिए चाइना जब अपना मानचित्र जारी करता है उसमें वो अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों को अपने क्षेत्र में दिखाता है, मैकमोहन रेखा को वो नहीं मानता है। तो भारत सरकार को भी एक स्ट्रांग कदम इस मुद्दे पर रखना चाहिए और अपने हिस्सों पर इसको दिखाना चाहिए। एक तो ये बात है। स्काई चीन को लेकर के ये बात क्लियर हो गई, लेह क्षेत्र के अंतर्गत स्काई चीन को हम मानते हैं। दूसरा रीजन जो हमेशा मैं कहता हूं, ये वाला रीजन गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन, ये पीओके वाला क्षेत्र है।
इसको क्यों नहीं भारत अपना क्षेत्र मानता है? इसमें भी जिले के अंतर्गत रखना चाहिए, या तो लद्दाख के साथ, लद्दाख में ठीक है हम मैप में दिखा रहे हैं, लेकिन इन किसी जिलों का एक हिस्सा बना देते कि भाई गिलगिट बाल्टिस्तान इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं पे अस्काई चिन जैसे ही, चूंकि पीओके का रीजन है, यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान, इसको बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन। कल वाले सेशन में मैंने डिस्कस किया था, यहीं पे सक्सकाम घाटी है जो कि पाकिस्तान के द्वारा चाइना को दी जा चुकी है। लगभग 5000 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र ये भी है आपका। इसको भी किसी औपचारिक तौर पे ये पूरे क्षेत्र को किसी जिले के साथ ना तो जोड़ा गया, ना तो अलग जिला के तौर पे बनाया गया। और इसका भी अपने आप में वही कारण है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को एक रियासती राज के तौर पे, प्रिंसली स्टेट के तौर पे जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा शुरू से हमने माना है, और पाकिस्तान इसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी के तौर पे, पीओके के तौर पे अभी ये हिस्सा आपका है। हम यहाँ पर भी एक कूटनीतिक है, यहाँ पर हमारा डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए हमने जो है इस पूरे रीजन को भारत का हिस्सा मानते हुए भी कोई जिला घोषित नहीं किया है। इसी तरीके से अस्काई चिन को भारत का हिस्सा मानते हुए भी जिला घोषित नहीं किया है। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा। लद्दाख जब से बना है हमने पूरे रीजन को भारत के हिस्से के अंतर्गत दिखाया है। जिला प्रशासन में इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि जब डायरेक्टली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं, तो इसलिए इसको जिला के तौर पे घोषित ना करके यहाँ पे विधानसभा सीटों को हम छोड़ देते हैं हमेशा, ताकि यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया जब कभी ये भारत का हिस्सा बनेगा तब पूरी की जाएगी। ठीक है, ये दो चीजें आपको दिमाग में बैठा के रखना है। अस्काई चिन में भारत का दावा है, बिल्कुल है। गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है, बिल्कुल है। वर्तमान नियंत्रण यहाँ पे चाइना का है, यहाँ पे पाकिस्तान का है। भारतीय प्रशासन ना तो यहाँ पर है, ना तो यहाँ पर है, ना तो इसे नया जिला बनाया गया, ना तो इसे नया जिला बनाया गया, ना तो इसे किसी अन्य राज्य के जिले के साथ जोड़ा गया, ना तो इसे किसी अन्य राज्य के लिए जोड़ा गया। इसके पीछे का कारण प्रशासनिक नियंत्रण के अभाव के कारण से ही है। बस ये दो चीजें आपको दिमाग में बैठा के रखना है, और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? बस जनरल सी चीजें आपको समझना है, मैप के थ्रू मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब बात करते हैं, हाँ वो तो देखो अभी का मुद्दा नहीं है। तिब्बत का मुद्दा तो दलाई लामा जब से हैं भारत में ही है। आप धर्मशाला रीजन में कभी जाइएगा, धर्मशाला पूरा एक तरीके से हिमाचल प्रदेश में, हाँ मैं उस मुद्दे पे भी आऊँगा। तिब्बत वाला रीजन भी हम उठाएंगे, डिस्कस करेंगे, चर्चा में है मुद्दा। तो अभी से नहीं है ये, अभी का मुद्दा नहीं है कि अभी वहाँ पे प्रधानमंत्री की शपथ ली जाती है। वो तो बहुत शुरू से, जब से भारत का 1962 के युद्ध के पीछे का कारण भी दलाई लामा को शरण देना ही है ना। तो ये तो शुरू से चला आ रहा है ना। तिब्बत रीजन के लोग जो है अपने आप को एक अलग प्रांत, और तिब्बत में एक अलग घटना घटती है। ये तो चाइना की मीडिया है जो वहाँ से खबरें नहीं आती। तिब्बत में इतने बड़े लेवल का प्रोटेस्ट चल रहा है और इतने लंबे समय काल से प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई बौद्ध मॉन्क्स जो हैं वो आके अपने आप को पूरी बॉडी में आग के हवाले कर देते हैं। वो अपने आप को अलग थलग मान के शुरू से चल रहे हैं चाइना से। तो वो लंबा प्रोटेस्ट चल रहा है। जितना भी है एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया से चलाया जाता है। दलाई लामा यहीं धर्मशाला में रहते हैं, बहुत सारे मोनेस्ट्री तब, और बहुत सारे तिब्बत के लोग वहाँ रहते हैं। आप देखेंगे भारत में जगह जगह तिब्बती मार्केट हैं। ये तिब्बत के लोग हैं जो वहाँ से निर्वासित होकर भाग करके भारत में आकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, तो तिब्बत की कंडीशन जो है वो अभी भी वहाँ पे प्रधानमंत्री पद कोई ना कोई व्यक्ति बनता है। वहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो अपने हिसाब से चलाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को चाइना से अलग थलग मानते हैं। 1914 में तिब्बत अलग ही था, चाइना का हिस्सा नहीं था तिब्बत। 1914 में ही मैकमोहन रेखा खींची गई थी आपकी, और मैकमोहन रेखा जब खींची गई तो उसमें 3 लोग थे। भारत ब्रिटिश में, ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत, ठीक है। उस समय चाइना में भी आपके जो है, चाइना में उस समय संन्यास सेन थे। 1911 में वहाँ पे कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था। जब मैं चाइना की क्रांति आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको क्रम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। वहाँ पर भी देखो, चाइना को एशिया का बीमार देश कहा जाता है, क्योंकि चाइना में बहुत सारे औपनिवेशिक क्षेत्रों ने वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किया। डायरेक्टली वो किसी के इम्पैक्ट में नहीं रहा। चाइना की बहुत दुर्गति हुई। जापान कभी आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। ब्रिटिश रहे, अफीम युद्ध हुए, बहुत बुरी स्थिति चाइना की थी। और बाद में वहाँ पे कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ 1911 में, और इसके बाद फिर जा करके क्रांतियाँ हुई, चांगकाई शेक, और बाद में फिर साम्यवादी क्रांति हुई आपकी माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1949 में। तो तिब्बत, चाइना और ब्रिटिश भारत के बीच में एक ट्रीटी हुई थी जिसमें मैकमोहन रेखा को खींचा गया था, जिसे आज चाइना मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो लद्दाख को महत्वपूर्ण केंद्र, इसे ऊंचे दर्रों की भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ हाई पासेस कहा जाता है। सामरिक स्थिति,
विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति, समृद्ध बौद्ध संस्कृति, इसके लिए प्रसिद्ध है पूरा का पूरा रीजन। लद्दाख भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी बॉर्डर यदि देख लेते हैं, पूर्व में चाइना लगता है, पश्चिम में पाकिस्तान लगता है, और ये आपका जो है, ठीक है, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से है ये वाला रीजन, ये आपका हिमाचल प्रदेश का रीजन है पूरा का पूरा, और ये रीजन आपका जम्मू कश्मीर का भारत के साथ ही है, ठीक है। गलवान घाटी संघर्ष आप सभी को पता होगा, बीच में जो है इस पूरे रीजन में अस्काई चीन ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर जो है एक लंबा संघर्ष चला, बाद में दोनों सेना एक दूसरे के मतलब खूनी संघर्ष चला, मारपीट भी हुई, भारत के भी बहुत सारे जवान यहाँ पे शहीद हो गए उस मारपीट में। और पाकिस्तान के संदर्भ में देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ा हाई बैटल ये एरिया है, ये जो आप ट्रायंगुलर शेप देख रहे हैं यही है आपका सियाचिन वाला रीजन। दुनिया का सबसे हाइट में अवस्थित युद्ध क्षेत्र है आपका, विश्व का सबसे ऊंचाई में। काराकोरम दर्रा यहीं पर आपका अवस्थित है, इसी रीजन पे। काराकोरम से हम मध्य एशिया जा सकते हैं, यहीं से आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक है। सीपीसी बड़े डैम बना रहा है अब चाइना, पानी अवेलेबल करा रहा है पाकिस्तान को यहाँ पे, अभी भारत ने इस पे आपत्ति दर्ज कराई है अभी हाल ही में। तो भारतीय वायुसेना यहाँ पर है, आईटीबीपी है, भारतीय सेना है, बीएसएफ है, बहुत सारी फोर्सेज हैं, पूरा छावनी बना हुआ है क्षेत्र ये, ठीक है। यहाँ पे एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी विश्व का सबसे ऊंचा सैन्य हवाई अड्डों में से एक है। यहाँ पे खारदंगुला दर्रा है, काराकोरम दर्रा, खारदुलुंगो दर्रा, ठीक है। सिंधु नदी क्षेत्र आपका पूरा का पूरा आता है, ये सिंधु नदी क्षेत्र है, लद्दाख में ही अवस्थित है आपका। सिंधु बेसिन दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जल बेसिन है आपका। कल्चर की बात यदि हम करते हैं तो लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहा जाता है, छोटा तिब्बत कहा जाता है। सबसे ज्यादा इस पूरे क्षेत्र में बौद्धिज्म है आपका, महायान और वज्रयान परंपरा देखने को मिलती है। कारगिल वाले रीजन पे इस्लाम का प्रभाव बहुत ज्यादा है, इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। ये कारगिल वाला रीजन है, यहाँ पे इस्लाम है, ये बहुत अशांत रहता है आपका कारगिल वाला क्षेत्र। इसके नीचे ये कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी आपकी जम्मू में आती है। यहाँ पे बहुत सारे मठ हैं, जैसे हेमिस मठ है, थिक्से मठ है, अलची मठ है, कई सारे मठ हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती हैं, लद्दाखी बोली जाती है, बाल्टी भाषा बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है। यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है छम। छम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। धार्मिक यहाँ पे मुखौटा नृत्य भी होता है, मुखौटा नृत्य, छम नृत्य। और यहाँ पे पुरुष और महिलाएं एक पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं जिसका नाम है गोंचा। गोंचा पहनकर रखते हैं, पूरे शरीर को ढक के रहता है, ठंडा क्षेत्र है आपका। और महिलाएं जो होती हैं एक सिर में आभूषण पहनती हैं जिसका नाम है पेरक। पेरक जो है एक विशेष प्रकार का महिलाओं का जो है आभूषण है। यहाँ पे एक हेमिस पर्व जो है आपका बहुत बड़े स्तर पे, हेमिस आपको पता है यहाँ पे नेशनल पार्क भी है, ठीक है। हिम तेंदुआ पाया जाता है इस पूरे क्षेत्र में, तो यहाँ पे हेमिस उत्सव मनाया जाता है। लोसर यहाँ पे एक प्रसिद्ध त्योहार है। दोस मोचे उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। ज्यादातर यहाँ के लोग याक, याक आपका एक तरीके का गाय है। कैसी गाय है, ठीक है, ये आपका जो है याक बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक गाय है, वो भी दूध देता है। भेड़ और पशुपालन प्रमुख यहाँ का व्यवसाय है। जौ यहाँ की मुख्य फसल है। कठोर जलवायु है, कठोर जलवायु के कारण से यहाँ के लोग सामुदायिक सहयोग की परंपरा विकसित हुई है। लगातार यहाँ के लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको 6वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए, उनको विशेष संरक्षण दिया जाए। और लगातार जिस तरीके से चाइना इस पूरे क्षेत्र में प्रवेश करता जा रहा है, अपने कल्चर और संस्कृति को लद्दाख के साथ जोड़ता चला जा रहा है, उसका लगातार यहाँ पे लोग विरोध कर रहे हैं। आप सोनम वांगचुक के बारे में जानते होंगे। सोनम वांगचुक वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बनाई गई है ना, क्या नाम रहता है उसमें उसका, रणछोड़ दास चांचल है ना, 3 इडियट में वो जो रोल है वो सोनम वांगचुक जी का रोल है। वो लद्दाख में लास्ट में आप देखते होंगे लद्दाख का एक सीन दिखाया गया है ना, झील के किनारे, पोंगछो झील है उसके किनारे का वो सीन है पूरा का पूरा। तो सोनम वांगचुक इस लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी तक तो जेल में थे, अब जाके उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। और लद्दाख की संस्कृति, कल्चर और चीनी घुसपैठ
और 6वीं अनुसूची में लद्दाख को सम्मिलित करना, इन सब मुद्दों पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो लद्दाख यदि देखें तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चाइना और पाकिस्तान जैसे दो क्षेत्र यहाँ पर अवस्थित हैं, देखिए पूरे सर पे बैठे हुए हैं पूरा रीजन पे। और दूसरा, विशिष्ट बौद्ध तिब्बती संस्कृति है, मठ है, लोक कला है, पर्व है, सांस्कृतिक विविधता है, सामरिक सुरक्षा, सांस्कृतिक धरोहर, सीमावर्ती विकास, तीनों दृष्टिकोणों से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो NHAI होता है, एक BRO होता है। आपका BRO का काम होता है बॉर्डर में आपका रोड डेवलपमेंट करना। तो अभी BRO लगातार प्रयास कर रही है। हमने पूरा फ्रेट कॉरिडोर यहाँ पे बना दिया है, हम लगातार यहाँ तक सड़कें बना चुके हैं। भारत सरकार लगातार बड़े स्तर पे BRO के द्वारा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा रही है, ताकि हमारी जो सेना की मोबिलिटी है वो लगातार कंटिन्यूअस अबाध रूप से जारी रहे, है ना। यहाँ पे किसी तरीके से कोई बाधा व्यवधान ना आए। तो ये आपको समझना। खुमानी आप सभी जानते होंगे, एक बहुत विशेष प्रकार का फल होता है खुमानी। खुमानी यहाँ पे बहुत पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका लद्दाख के बारे में एक विशेष जानकारी है। बाकी देखो बहुत सारी बातें मैं बताने में आ जाऊंगा तो लेक्चर ही खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटा जितनी भी चीज़ें लद्दाख को लेकर हैं वो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दी। अगला सेशन हमारा जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ होगा, ताकि आपको ऊपर से क्रम से अब आपको भारत एक बार समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। चलिए।